लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिववन शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी रूपाली शर्मा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस खास प्रोग्राम की, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ बड़ी खबरों पर। तो बिल्कुल सबसे पहले बड़ी खबर पाकिस्तान के हवाले से बात करेंगे, जहां पर पाकिस्तान में आपको बता दें कि ट्रेन हाईजैक जो है वो बीएलए द्वारा कर ली गई है, जिसको लेकर यूएन ने भी निंदा की है और ये मामला अब यूएन तक पहुंच चुका है, जिसको लेकर अब बड़ा बवाल जो है वो भी मचता हुआ नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बता दें कि कई लोग जो है वो बीएलए ने बंधक बना लिए हैं और ये मामला काफी ज्यादा तूल पकड़ रहा है। बिल्कुल, अब इसी बीच बात करेंगे उत्तर प्रदेश के हवाले से, जहां पर एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो कि देश की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, और एटीएस, इन दोनों द्वारा एक संयुक्त रूप से छापेमारी की गई है। ये किस हवाले से की गई है और किसके घर पर की गई है, वो हम आपको तमाम डिटेल साझा करेंगे। इसके बाद बात होगी दिल्ली की, जहां पर आपको बता दें कि कांग्रेस का मंथन जो है वो विधानसभा चुनावों में हार जो हुई है उसको लेकर देखने को मिल रहा है और बैठक जो है इसके चलते आयोजित की गई है और बैठक में ये विषय पर चर्चा की जाएगी कि आखिरकार ऐसे क्या कारण रहे जिसकी वजह से कांग्रेस की हार दिल्ली में हुई है। बिल्कुल, इसी बीच अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद कोर्ट में आज जामा मस्जिद को लेकर सुनवाई होगी। अब इस सुनवाई में क्या कुछ निकलेगा, क्योंकि ये पहली सुनवाई नहीं है, पहले भी कई सुनवाइयां हो चुकी हैं, टल चुकी हैं, लेकिन आज क्या कुछ निष्कर्ष निकलकर सामने आएगा वो आपको बताएंगे। बिल्कुल, यहाँ इसके बाद बात होगी इंडिया के नाम बदलने पर। बिल्कुल, आज सुनवाई जो है वो होने वाली है, जहां पर एक याचिकाकर्ता के द्वारा ये कहा गया है कि इंडिया नाम बदलकर अब भारत या हिंदुस्तान देश का नाम रखा जाए, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स या फिर किसी भी लीगल काम में हो। तो बिल्कुल सबसे पहले आगे बढ़ेंगे, जहां पर बड़ी खबर को लेकर बात होगी और ये बड़ी खबर पाकिस्तान के हवाले से है और आपको बता दें कि यूएन तक पहुंचा ट्रेन हाईजैक का मामला, जहां पर यूएन ने पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक की निंदा की है। बीएलए ने आपको बता दें कि कल ट्रेन को हाईजैक कर लिया था। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ट्रेन को हाईजैक किया है, जहां पर पाकिस्तान से आपको बता दें कि 104 बंधकों को छुड़वाया गया है, लेकिन अभी भी कई सैन्य कर्मी हैं और कई ऐसे लोग हैं जो उन बीएलए के अंडर बंधक बने हुए हैं और यहां पर मांग सिर्फ ये है कि पाकिस्तान ने जिन बलूची कैदियों को अपने पास कैद करके रखा हुआ है उनकी अदला बदली इन लोगों के साथ की जाए जिनका हाईजैक ट्रेन में किया गया है। तो बिल्कुल आपको पूरी जानकारी देना चाहेंगे, जहां पर यूएन तक ये पाकिस्तान ट्रेन हाईजैक का मामला पहुंच चुका है और बीएलए ने कल ट्रेन को हाईजैक किया था और 30 पाकिस्तानी सैनिक इस पूरी घटना में मारे गए थे। दुखद खबर जो है वहां से सामने आई थी, लेकिन अब ये पूरा मामला यूनाइटेड नेशंस तक पहुंच चुका है। वहां पर इसको लेकर तमाम बातें की जाएंगी, चर्चाएं होंगी, निष्कर्ष निकाला जाएगा कि आखिरकार ये क्या कुछ रीजन है, किन तरीके से हुआ है। तो हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार करोड़ी सिंह जी ज्वाइन कर चुके हैं। करोड़ी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती समय देने के लिए, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। करोड़ी जी बताइएगा ये पूरा मामला क्या कुछ है और किस तरीके से अब ये यूएन तक पहुंच चुका है, क्योंकि बहुत बड़ी दुखद खबर है। जाहिर तौर पर किसी देश के जब सैनिक मारे जाते हैं तो वो दुखद खबर है। 30 सैनिक जो है वो पाकिस्तान के मारे गए हैं। देखिए शिवन, पाकिस्तान में कुछ बुनियादी समस्या है, क्योंकि 47 में पाकिस्तान बना वो मजहब के नाम पे बना जी, और मजहब किसी भी देश की बुनियाद नहीं हो सकती है, क्योंकि किसी भी देश को बनाने के लिए मजहब के अलावा वहाँ की कल्चर होती है, एथनिसिटी होती है, तहजीब होती है। तो पाकिस्तान बना उस समय अलग अलग तहजीब थी पाकिस्तान के एरिया में, पंजाबी थी, सिंधी थी, पख्तून थी, बलूच थी। तो बनने के बाद में पाकिस्तान को एक अच्छा काम करना चाहिए था कि एक समावेशी समाज बनाते, सबको साथ लेके चले, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान हैं, सियासतदान हैं, उन्होंने इस तरह का नहीं किया। पंजाबी डोमिनेशन हुआ तो बलूच जो पुराने समय से चला आ रहा था, सैकड़ों वर्षों से एक पहचान थी, आइडेंटिटी थी बलूच की, उनको ऐसा लगा कि हमारा शोषण हो रहा है, हम तो पाकिस्तान के उपनिवेश बन गए, हम पाकिस्तानी नहीं बने, हम उपनिवेश बन गए, पाकिस्तान हमारा शोषण कर रहा है। और वो जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं, जो हुकूमत थी, उन्होंने उसको प्रूव कर दिया, अपनी जो पॉलिसीज अडॉप्ट की और जिस तरह से बलूचिस्तान को आइसोलेट किया।
तो वहां का आवाम है वो पाकिस्तान को अपना पाकिस्तान नहीं मानता है, अपना देश मुल्क नहीं मानता है। जी। तो वो स्थिति बिगड़ती गई और जब सेना का यूज हुआ तो उसके और ज्यादा रिएक्शन हुआ, क्योंकि अपने ही आवाम पे अगर सेना कार्यवाही करती है तो आवाम और भड़कता है और उसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो ट्रेन का अभी हाईजेक करना करोड़ी है। जी, यहाँ पर एक चीज ये भी है कि जिस तरीके से बलूचिस्तान की अगर बात की जाए, हमेशा से अब बात ये आ रही है कि इंडिपेंडेंट जो है उन्हें रखा जाए, लेकिन यहाँ पर बड़ा जो अगर बात की जाए चैलेंज पाकिस्तान आर्मी के लिए, सरकार के लिए ये है कि जो 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया गया है बीएलए के द्वारा। क्या लगता है यहाँ पर कहा जा रहा है बंधकों को छुड़वाया जाए, बीएलए कह रही है हमारे बंधकों को छोड़े, पाकिस्तान कह रही है इन आतंकियों को मार गिराया जाएगा, किस हिसाब से चैलेंज और स्ट्रेटेजी वाइज यहाँ पर काम करते हुए नजर आएंगी पाकिस्तान आर्मी? देखिए, जिस दो प्रांतों को जोड़ने वाली ये ट्रेन थी, क्वेटा से चली थी, पेशावर जाना था और पूरा जो टेरेन है वो हिली टेरेन है, तो उस हिली टेरेन में मिलिट्री ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो सकती और वहां के लोग हैं वो इनके साथ हैं। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान ने क्या किया कि आतंकवाद को लंबे समय तक अपनी विदेश नीति के लक्ष्यों का, उद्देश्यों का साधन बना लिया था। तो पहले तो वो दूसरों के विरुद्ध यूज करते थे, जैसे अमेरिका और पाकिस्तान मिलके यूएसएसआर के अगेंस्ट में अफगानिस्तान को, तालिबान को यूज किया, अल-कायदा को यूज किया और ये कहा कि ये तो मुजाहिदीन है। आज वही जो मुजाहिदीन थे उनसे पाकिस्तान को लड़ना पड़ रहा, जिनको वो मुजाहिदीन कहते थे। तो टीटीपी है, बीएलए है और जो सिंधी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, लेकिन करोड़ी जी एक सबसे अहम बात ये भी सामने आती है क्योंकि जो प्लेन हाईजैक है उसका एक लंबा इतिहास रहा है, 1000 से अधिक मामले पेश आ चुके हैं, कई बार प्लेन हाईजैक होते हैं, लेकिन अब आसमान से जमीन तक ये हाईजैकर्स पहुंच चुके हैं, ट्रेन हाईजैक की जा रही, कितना बड़ा चिंता का विषय है? देखिए, इसमें हाईजैक करने वालों से ज्यादा मैं हुक्मरान को और वहाँ के जो हुकूमत है उसको जिम्मेदार ठहराता हूँ। अगर हुकूमत सही तरीके से नहीं चलाती, आवाम, किसी भी देश का आवाम है वो अमन चाहता है, वो बहबूदी चाहता है, तो आप आवाम को अमन और बहबूदी नहीं दोगे और किसी एक का फेवर करोगे तो निश्चित रूप से समस्याएं होंगी और जब आप उनको दबाने की कोशिश करोगे तो और अधिक सिचुएशन एक्सप्लोड होगी। तो ये कोई अनयूजुअल नहीं है, लेकिन ट्रेन का हाईजैक होना ये एक आतंकवाद के हाईजैकिंग की एक अलग उदाहरण है और इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ के सेक्रेटरी जनरल ने भी ये कहा है कि भाई इनको रिलीज किया जाए। अब मिलिट्री के सामने दो ऑप्शन थे, एक तो क्या है बातचीत करे और बातचीत के साथ ऑपरेशन करे और एक बिना बातचीत के ऑपरेशन करे। तो अभी तक जो मिलिट्री ने स्ट्रेटेजी अपनाई है वो ऑपरेशन की स्ट्रेटेजी बनाई और डायलॉग शुरू नहीं किया। देखिए, आपको डायलॉग तो करना ही पड़ेगा और आपको दो पैरों पे चलना पड़ेगा। एक तरफ डायलॉग कीजिए, बातचीत कीजिए कि हम किस तरह से छोड़ सकते हैं, आपके लोगों को छोड़े या नहीं छोड़े, या आप जो बंदी बना रखे हैं उनको छोड़े या नहीं छोड़े, और दूसरी तरफ ऑपरेशन की तैयारी अब करें। यहाँ पर ये मुद्दा यूएन तक पहुंच चुका है, क्या लगता है इसके बाद क्या कुछ देखने को मिलेगा? क्योंकि यूनाइटेड नेशंस तक ये मुद्दा पहुंचेगा, बातचीत होगी, यहाँ पर पाकिस्तान सरकार कह रही है कि हम इन आतंकियों को मारेंगे, दूसरी तरफ उन्हें छुड़काना भी जो है वो काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है क्योंकि यहाँ पर क्लियरली नंबर बीएलए के द्वारा भी नहीं दिया गया है। पहले कहा 100 बंधक है, फिर 182 है, फिर 450 के पार करते हुए नजर आ रहे हैं। अब यूएन तक ये मुद्दा पहुंचा है, क्या लगता है अब किस तरीके से काम होगा? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि कितने बंधक हैं, कितने मरे हैं, इसके बारे में अभी क्लैरिटी नहीं है, अलग अलग रिपोर्ट आ रही हैं। लेकिन यूएन में जाना, यूएन हर मुद्दे पे कहीं न कहीं बोलता है, लेकिन यूएन की कोई इफेक्टिवनेस नहीं है। लेकिन यूएन में ये ट्रेन हाईजैक का मामला उठना यह है कि बीएलए को लेजिटिमेसी मिल रही है। बीएलए यही चाहता था कि उनकी जो मांग है उनका अंतर्राष्ट्रीयकरण हो, पूरी दुनिया जाने की बीएलए के साथ और बलूच के साथ अन्याय हो रहा है। तो इसमें मुझे लगता है कि यूएन में उठना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये बात उठना, ये बीएलए के फेवर में जाएगा। वो अपनी जो मांग है
अपने उन पे जो अत्याचार हो रहे हैं उनके प्रति दुनिया को सेंसिटाइज करेंगे। और मुझे लगता है कि इसकी पहले से दुनिया को खबर थी। देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति ने कांग्रेस के सामने पाकिस्तान की प्रशंसा की अपने भाषण में, और उसके एक दिन बाद ही उन्होंने एडवाइजरी जारी की अमेरिकन सिटीजन्स को कि पाकिस्तान जाओ तो अलर्ट रहना। तो जो इंटरनेशनल एजेंसीज है उनको ये मालूम था कि पाकिस्तान में हालात खराब है, स्थिति कभी भी बिगड़ सकती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया करोड़ी जी, आपने अपना कीमती समय दिया और ये तमाम जानकारी दर्शकों तक साझा की। तो एक करोड़ी सिंह जी थे जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं और इस हवाले से अपडेट कर रहे थे कि किस तरीके से वहां पर एक ट्रेन हाईजैकिंग का मामला सामने आता है और कितने सैनिक मारे गए हैं, कितने बंधक बनाए गए हैं, इस पर अभी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन अब ये पूरा मामला जो है वो यूएन तक पहुंच चुका है। अब कार्रवाई किस तरीके से होगी, आगे क्या कुछ होगा, ये देखने वाली बात। लेकिन इसी बीच हम आपको उत्तर प्रदेश ले चलेंगे जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधन कर रहे हैं। एक कार्यक्रम में शिरकत की गई है, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। हम सब आभारी हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने मातृशक्ति के सशक्तिकरण के लिए इस अभियान को 2016 में प्रारंभ किया था। इस अभियान के क्रम में पूरे देश के अंदर 10 करोड़ परिवारों को फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन मिले और उत्तर प्रदेश में ये लगभग 2 करोड़ लोग इस योजना से लाभान्वित हुए। हम लोगों ने 2021 में घोषणा की थी कि 2022 में सरकार आते ही हर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी के खाते में दीपावली और होली के अवसर पर फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर, भरा हुआ सिलेंडर उन्हें उपलब्ध हो, यह सरकार उपलब्ध कराएगी। एक बार का खर्चा 1890 करोड़ लगता है, दोनों बार का मिलाकर के 3760 करोड़ रुपए यह सरकार, राज्य सरकार अपने बजट से पैसा उपलब्ध कराती है। और मुझे प्रसन्नता है कि पर्व और त्योहार आप अच्छे ढंग से मना सकें। यह एक उपहार होली के पहले आप सबको उपलब्ध करवा रहे हैं। होली भी है और रमजान का महीना भी चल रहा है, तो दोनों लोग इसका लाभ ले लेंगे, हर लाभार्थी इसका लाभ ले लेगा। बहनों और भाइयों, पाठक जी जो कह रहे थे, पहले क्या होता था, कनेक्शन ही नहीं मिल पाता था। एक कनेक्शन में 25-30 हजार रुपया व्यक्ति को घूस देना होता था, तब भी नहीं मिलता था। और अगर कहीं से कोई कनेक्शन पा ही गया तो उसे रसोई गैस नहीं मिल पाती थी। और पर्व और त्योहारों के समय तो बड़ी किल्लत होती थी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें मालूम था कि रसोई गैस मिलेगी नहीं, तो घर में बेलना से कौन मार खाए, इसलिए उसमें कुछ लोगों ने तो शादी नहीं की। अन्ना जी हैं यहां पे बैठे हुए बेचारे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि पर्व और त्योहार के समय मेहमान आए और कोई बात हुई और अगर रसोई गैस समाप्त हुई तो फिर इज्जत गई दांव पे, क्योंकि घर में भोजन बनेगा कैसे, पकवान बनेंगे कैसे। और इसी परेशानी में लोग परेशान रहते थे। और अगर गए वहां थोड़ा भी नेतागिरी की तो पुलिस के डंडे बरसते थे। या तो पुलिस की मार खाओ, नहीं तो घर में फिर मार खाओ। तो ये दोनों से बचने के लिए, दूसरा माताओं की आंखों को धुएं से बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो अच्छा कार्य किया ये वाला कि हर गरीब को
इसमें कोई भेद किसी के साथ नहीं। जो मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास, पूरे देश के अंदर न जाति, न पंथ, न क्षेत्र, न भाषा, कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं। हर गरीब लाभार्थी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है और देश के अंदर 10 करोड़ लोग फ्री में कनेक्शन प्राप्त कर लिए और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लोगों को इसका लाभ मिला। और मुझे प्रसन्नता है कि लगातार हम लोग 2022 से इस योजना का लाभ लाभार्थियों को निरंतर प्रदान कर रहे हैं। आज इस योजना को आपको समर्पित करते हुए, होली के समय समर्पित करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं पूरे प्रदेश भर के सभी लाभार्थियों को जिनके लिए पैसा जा रहा है उन्हें बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आपने देखा होगा जब अच्छी सरकार चुनती है, आप लोगों का आशीर्वाद मिलता है, तो सरकार भी उसी प्रकार से विकास के लिए भी कार्य करती है, वेलफेयर के लिए भी कार्य करती है। वेलफेयर का मतलब गरीब कल्याण के लिए। प्रदेश के अंदर 80,000 राशन कोटी की दुकान है और राशन कोटी की इन दुकानों से पहले गरीब को राशन नहीं मिल पाता था, वो भटकता रहता था। अगर कहीं मिल भी गया तो उसमें घटतोली होती थी। हम लोगों ने 2017 में आते ही सबसे पहला काम किया कि ई-पॉस मशीन लगाई। उसकी मॉनिटरिंग यहीं से हम लोग कर लेते हैं। अगर कोई मशीन को इधर उधर किया, कोई छेड़छाड़ किया, यहां वो मशीन हमें अलर्ट कर देती है कि फलानी नंबर की दुकान में छेड़छाड़ हो रहा है, मशीन को उठाया जा रहा है, इधर उधर ले जाया जा रहा है, तत्काल यहां से कार्रवाई हो जाती है। दूसरा, एफसीआई गोदाम से राशन उठाते ही वह राशन कोटी की दुकान पे न जाकर के कहीं दूसरी जगह बिक जाता था। हम लोगों ने ई-पॉस मशीन लगाई और यहां से उसकी मॉनिटरिंग होती है, ट्रैक किया जाता है ट्रक कहां है, और पहुंचा कि नहीं पहुंचा, बीच के गोदाम में नहीं जाएगा, सीधे राशन कोटे की दुकान में जाएगा। और फिर इन सभी की मॉनिटरिंग करके आज अकेले उत्तर प्रदेश, देश के अंदर 80 करोड़, उत्तर प्रदेश के अंदर 15 करोड़ लोग इस राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और मोदी जी ने तो कोरोना कालखंड में जब ढेर सारे लोगों के कारोबार बंद हो गए थे, काम धंधा बंद हो गया, में अप्रैल 2020 से लगातार, देखो ये 5वां साल चल रहा है, लगातार 80 करोड़ लोगों को देश में और 15 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश में फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्रदान किया जा रहा है। कोई गरीब भूखों न मरे, कोई किसान आत्महत्या न करे, कोई बेटी अनपढ़ न रहे। मातृवंदना योजना से लेकर के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना बताया ना, 22 लाख बेटियों को 25,000 रुपए की एक मुफ्त सहायता हम उत्तर प्रदेश सरकार से उपलब्ध करवा रहे हैं। तो आपने सुना कि यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिलेंडर सब्सिडी को लेकर जो है वो संबोधित कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे जहां पर अमेरिका को लेकर बात होगी और अमेरिका ने फिर से टैरिफ का मुद्दा उठाया है। और इसी को लेकर अगर बात की जाए तो फिलहाल अमेरिका ने फिर से ये मुद्दा उठाया है। और टैरिफ के मुद्दे को लेकर बात की जाए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे तब भी टैरिफ का मुद्दा सबसे ऊपर रहा। और यहाँ पर उन्होंने कहा है कि भारत 150% टैरिफ जो है वो लगाता है और अमेरिकी शराब पर 150% टैरिफ जो है वो लगाया गया है। तो टैरिफ का मुद्दा लगातार उठता हुआ नजर आ रहा है। जहां पर डोनाल्ड ट्रंप की भी अगर बात की जाए तो बार बार भारत को टैरिफ से जोड़ा जा रहा है और ये कहा जा रहा था कुछ दिन पहले कि हाँ, टैरिफ कम करने पर भारत ने मंजूरी ली है कहीं ना कहीं, लेकिन से अब कृषि उत्पादों को लेकर भी टैरिफ पर चर्चा जो है वो देखी जा रही है। तो बिल्कुल, व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन केविट ने संयुक्त राज्य अमेरिका की अगर बात करेंगे तो विभिन्न देशों पर टैरिफ लगाने की बात की गई थी और इस पर उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि भारत जो है
वो अमेरिकी शराब और जो एग्रीकल्चरल चीजें हैं उन पर काफी टैरिफ लगाता है, टैरिफ इंपोज किया जाता है। तो चलिए इसी बीच आगे बढ़ जाएंगे, बात अब हरियाणा की करेंगे, जहां पर की निकाय चुनाव के नतीजे जो है वो जल्द सामने आ जाएंगे। आपको बता दें कि चुनावी नतीजों में भारतीय जनता पार्टी को जीत की सीधे तौर पर उम्मीद है, क्योंकि अगर ग्राउंड लेवल की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी का जनाधार जो है वो हरियाणा में काफी ज्यादा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले 3 साल से लगातार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बढ़त बना रही है और इस बढ़त के चलते ही उम्मीद यही है कि अब निकाय चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाएगी। हैट्रिक भारतीय जनता पार्टी ने लगाई है और अब निकाय चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से जीत दर्ज करेगी पूरे हरियाणा में। तो बिल्कुल यहाँ हरियाणा को लेकर अगर बात की जाए तो हरियाणा में आज मतगणना जो है वो नगर निकाय चुनाव को लेकर हो रही है। सुबह 8 बजे से ही मतगणना शुरू हो गई है, जहां पर फिलहाल हाईली सिक्योरिटी के अंदर जो है वो वोट की काउंटिंग जो है की जा रही है। हरियाणा के 10 नगर निगमों में से मेयर के चुनाव के नतीजे आज आ जाएंगे। 8 नगर निगम में से मेयर के साथ वार्ड पार्षदों के लिए भी मतगणना जो है वो की जा रही है। तो बिल्कुल हमारे साथ हरियाणा से संदीप गोयल ज्वाइन कर चुके हैं हमारे संवाददाता। संदीप, आप बताइएगा क्या कुछ अभी वहां पर माहौल देखने को मिल रहा है, कहां पर काउंटिंग हो रही है, सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम है, पूरा बताइएगा किस तरीके से ग्राउंड सिचुएशन अभी फिलहाल। बाहर जो है जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, चाहे निर्दलीय, उनके समर्थक जो है पहुंच रहे थे और अब जो धीरे धीरे जो चीजें हैं वो स्पष्ट होती नजर आ रही है। फरीदाबाद में इस समय मैं मौजूद हूं और यहाँ पर अभी तक जो मेयर के जो मतगणना है वो चल रही थी और ऐसे में अभी तक जो बीजेपी प्रत्याशी हैं वो करीब 2 लाख वोटों से आगे चल रही है, यानी कि 2 लाख वोटों से अभी तक परवीन बत्रा जोशी आगे चल रही हैं बीजेपी की। कांग्रेस की जो उम्मीदवार थी वो 77,000 वोट अभी तक जो है उनको 8वें राउंड तक मिली हुई है, यानी कि 2 लाख प्लस बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो बढ़त बनाए हुए हैं। और उसके बाद अभी से कुछ ही देर बाद जो है बीजेपी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और वहां पर ही जो जश्न का माहौल है वो अटल कमल बीजेपी के दफ्तर पर देखने को मिलना शुरू हो चुका है। और यहाँ पर जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो अलग अलग पार्टियों के यहाँ पर पहुंच रहे हैं और पोलिंग स्टेशन के बाद जो अब हम यहाँ पर जो स्ट्रांग रूम बनाया गया था उसके बाहर हम इस समय मौजूद हैं। हालांकि अंदर ज्यादा लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा है और अब से कुछ ही देर बाद जो पार्षद पद के जो उम्मीदवार थे उनकी मतगणना शुरू होगी। अभी तक जो मेयर प्रत्याशी की मतगणना है वो अंदर चल रही है। और बताया जा रहा है, एक सवाल ये भी है कि वोटों को लेकर अगर बात की जाए, ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला है, वोट स्प्लिट जो है वो निर्दलीय उम्मीदवार भी करते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर देखने को मिला है कि निर्दलीय उम्मीदवारों ने सीट निकाली है। इसको लेकर क्या कुछ लगता है, कैसे समीकरण बदलेंगे? देखिए, हरियाणा में जिस तरह से नगर निगम चुनाव चल रहे हैं और उसमें से 10 जगहों पर मेयर के इलेक्शन होने थे, लेकिन उसमें से 8 जगह पर बीजेपी की बढ़त है तो 2 जगह पर निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं मेयर के वो बढ़त बनाए हुए। हालांकि मानेसर का जो रिजल्ट आया उसमें निर्दलीय उम्मीदवार की जीत अभी तक दर्ज हो चुकी है, यानी कि कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस और संदीप का यहाँ पर संपर्क कट चुका है, लेकिन एक बार फिर से उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फरीदाबाद से आपको तस्वीरें दिखा रहे थे जहाँ पर एक स्ट्रांग रूम बनाया गया है हरियाणा में, जहाँ पर कि सभी वोट्स की काउंटिंग हो रही है। बहुत जल्द नतीजे सामने आ जाएंगे। उम्मीद यही है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से निकाय चुनाव में बढ़त बना सकती है, लेकिन समीकरण बदलते बदलते जो है वो पूरी जो दृष्टि है वो चेंज भी हो सकती है। लेकिन आज शुरुआती रुझानों में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिल रही है, लेकिन कुछ ऐसे इलाके भी है जहां पर कि निर्दलीय उम्मीदवार यानी कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो हैं वो भी जीत हासिल कर रहे हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर फिलहाल 10 नगर निगम में 8 पर भारतीय जनता पार्टी की जीत जो है वो दर्ज हो रही है। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि केंद्र में सरकार, चलिए हमारे साथ संदीप एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। संदीप, एक सवाल ये भी रहेगा, केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की, राज्य में फिर से भारतीय जनता पार्टी, और अगर ट्रिपल इंजन की ये सरकार बनती है तो क्या लगता है किस तरीके की तस्वीरें होंगी हरियाणा की? चीजों को लेकर बीजेपी की ओर से जो उम्मीदवार थे वो जमीनों स्तर पर उतरे थे और यही मुद्दा कहीं ना कहीं हर बार गरमाने का प्रयास किया गया था कि ट्रिपल इंजन की सरकार होगी तो बेहतर कार्य हो सकेंगे। लेकिन इस बार जो जनता है वो मुकाबला जो है निर्दलीय उम्मीदवारों को बीच देखने को मिला, क्योंकि बीजेपी जहां पार्टी लेवल पर चुनाव लड़ रही थी तो वहीं जहां पर निर्दलीय उम्मीदवार
वो जनता के बीच के थे और ऐसे में काफी हद तक उनकी जीत संभव होना भी नजर आ रहा है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मानेसर में जो बीजेपी उम्मीदवार को पटकने देने का काम किया वो निर्दलीय उम्मीदवार नहीं किया है, और ऐसे में अब फरीदाबाद के जो पार्षद उम्मीदवारों की अब से कुछ ही देर बाद मतगणना शुरू होगी, उसमें ये माना जा रहा है कि बीजेपी को अगर मुकाबला कोई दे सकता है तो वो निर्दलीय उम्मीदवार ही देते हुए नजर आएंगे। और अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पर जो मतगणना है वो पार्षद उम्मीदवारों की शुरू हो जाएगी। और अभी जो बीजेपी की जो प्रत्याशी है, मेयर प्रत्याशी, वो करीब 2 लाख मतों से आगे चल रहे हैं, यानी कि पूरी तरह से जीत की ओर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो ये कहना बहुत आसान होगा कि जनता ने जो मन बनाया था ट्रिपल इंजन की सरकार को लेकर, वही स्थिति कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। हालांकि अभी पार्षदों की चीजें स्पष्ट होने में कुछ देर का समय और इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। संदीप गोयल यहाँ पर लगातार अपडेट कर रहे थे हरियाणा के हवाले से, जहाँ पर कि नगर निकाय चुनाव हो चुके हैं और आज इसकी काउंटिंग यानी कि मतगणना चल रही है। तो चलिए इसी बीच में आपको उत्तर प्रदेश ले चलते हैं, जहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर एक बार फिर से हंगामा बोला है, कटाक्ष किया है, निशाना किया है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर अव्यवस्थित बना दिया गया था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो पूर्व सरकारें हैं यानी कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार उत्तर प्रदेश में थी तब जो सिचुएशन थी वो अलग थी, अव्यवस्थित चीजें देखने को मिलती थी, इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं था, अलग अलग तरीके से कटाक्ष उन्होंने किए हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर इस वक्त पिछली सरकारों को लेकर विपक्ष पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां पर उनकी तरफ से यह कहा गया कि आज उत्तर प्रदेश देश का ग्रोथ इंजन बना हुआ है। लगातार विकास परियोजनाएं जो है वो देखने को मिल रही है, उद्घाटन हो या फिर परियोजनाओं का शिलान्यास हो, उत्तराखंड विकास की यहाँ उत्तर प्रदेश विकास की गति की ओर जो है वो बढ़ रहा है। फिलहाल यहाँ पर पिछली सरकारों की तरफ से ये भी वो हमलावर होते हुए कहते हुए नजर आए कि उत्तर प्रदेश को पिछली सरकारों ने पिछड़ा जो है वो बना दिया था, न विकास था न गति थी। पर आज उत्तर प्रदेश की तस्वीर अलग है। बिल्कुल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लगातार 2027 की तैयारी अभी से चल रही है और इन तमाम चीजों को लेकर आरोप प्रत्यारोप के दौर भी जारी है। ये पिछली सरकारों का अकर्मण्यता थी कि उन्होंने उत्तर प्रदेश को पिछड़ा बना दिया, अव्यवस्थित बना दिया, माफिया गिरदी और दंगों की चपेट में ला दिया, प्रदेश पिछड़ता गया। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में प्रदेश ने अंगड़ाई ली, जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया, परिणाम आपके सामने है। यही माफिया की गिरफ्त में आया हुआ प्रदेश, दंगाइयों की गिरफ्त में आया हुआ प्रदेश आज उन्मुक्त वातावरण में विकास के नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। जो प्रदेश पहले बीमारू राज्य माना जाता था आज देश का ग्रोथ इंजन बना हुआ है। जो प्रदेश कभी माना जाता था कि देश के विकास का एक ब्रेकर है, वह प्रदेश देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन करके भारत के विकास का ब्रेक थ्रू बन रहा है। ये पिछली सरकारों का अकर्मण्यता थी। तो चलिए इसी बीच में आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर दिल्ली में बवाल देखने को मिल रहा है, जहां पर इंडिया का नाम बदलने पर ये बवाल देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि नाम बदलने पर सुनवाई है और भारत या फिर हिंदुस्तान, इन दोनों चीजों पर एक मांग वाली याचिका पर आज सुनवाई होगी। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली में एक याचिकाकर्ता जिसका नाम नमः बताया जा रहा है, उसने ये दाखिल की है बात कि यहाँ पर फिलहाल इंडिया का नाम बदलकर याचिका जो है दाखिल की गई है कि इंडिया का नाम भारत या हिंदुस्तान होना चाहिए। और जो इंडिया है वो गुलामों को दर्शाता है जो अंग्रेजों ने रखा था। और यहाँ पर फिलहाल लेकिन सवाल बड़े ये भी खड़े किए गए हैं उसके द्वारा कि लाइसेंस हो, पासपोर्ट हो या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट हो, सब पे अलग अलग तरीके से इंडिया की रिप्रेजेंटेशन जो है वो की गई है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या ये इतना आसान है, क्योंकि इससे पहले भी 17 फरवरी को सुनवाई हुई थी, तब भी टाल दी गई थी और आज क्या सुनवाई में निकल कर आएगा ये भी बड़ा सवाल है। तो आपको बता दें कि पिछली सुनवाई 17 नवंबर को हुई थी और आज क्या कुछ होगा वो भी आपको बताएंगे। भारत या फिर हिंदुस्तान,
इन तमाम चीज़ों पर अभी बड़े क्वेश्चन मार्क जो हैं वो उत्पन्न हो रहे हैं। ताबिश कमाल हमारे संवाददाता दिल्ली से ज्वाइन कर चुके हैं। ताबिश, आप बताइएगा, लगातार एक विवाद उपजा नजर आ रहा है, कभी हिंदुस्तान कहा जाता है, कभी इंडिया और कभी भारत। हमने देखा कि प्रेसिडेंट की तरफ से एक इनविटेशन भेजा गया था, उसमें भारत लिखा गया था, अब हिंदुस्तान पर सुनवाई हो रही है। क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ जानकारी? जो ये याचिकाकर्ता नमा है, ये सुप्रीम कोर्ट भी गए थे और 2020 में सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर के सुनवाई भी हुई थी। और ये मामला देखिए लगातार संसद में लौटता रहा है। बीजेपी के जो राज्यसभा सांसद हैं, पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नरेश अग्रवाल, नरेश बंसल, उन्होंने भी इस मामले को पार्लियामेंट में उठाया था। उन्होंने कहा था कि इंडिया का नाम हटा करके भारतवर्ष, भारत हिंदुस्तान ही कर देना चाहिए। ये पहला मामला नहीं है जब इस तरह से मामला उठा है। ये पहले संसद भवन में उठ चुका है और उससे पहले कई याचिकाएं इस मामले को लेकर के अलग अलग तरह से दायर की जा चुकी हैं। हालांकि विवाद जब ज्यादा गहरा है, जब भारतवर्ष लिखा गया था स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस के तमाम कार्यक्रमों को लेकर के, और विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए गए थे कि सिर्फ ये एक नाम बदलने से पूरी प्रक्रिया नहीं होगी, बल्कि बहुत ज्यादा नाम चेंज करने होंगे। हालांकि जो याचिकाकर्ता नमा है, जिनकी तरफ से ये याचिका दायर की गई है, उन्होंने कहा है कि ये जो नाम है इंडिया, ये अंग्रेजों ने मुगलों के लिए दिया था। यानी अंग्रेज जो पहले मुगल शासक थे उनको इंडियन कहते थे और वहीं से इंडियन से ये इंडिया बना है। इसलिए शब्द का भारत में कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए इसको हटा देना चाहिए। ये गुलामी का एक प्रतीक शब्द है, इसलिए इसको हटाना चाहिए। हालांकि आज इस मामले को लेकर के हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। हाई कोर्ट इस पर क्या फैसला देता है ये देखना लेकिन होगा। यहाँ पर सवाल ये भी है कि याचिकाकर्ता ने जो बात कही है कि चाहे लाइसेंस हो, उस पर यूनियन ऑफ इंडिया लिखा गया है, पासपोर्ट पर रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा गया है, इसे भी चेंज करना जरूरी है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि क्या ये इतना आसान है प्रोसीजर की? पूरा डॉक्यूमेंट्स की अगर बात की जाए, वो चाहे वो सरकारी हो या पर्सनल हो, पूरे देश का नाम बदलना एक आसान बात नहीं है। देखिए ये बिल्कुल आपने सही कहा कि इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि रूपाली सब के अंदर बहुत ज्यादा चीजें लगी हैं। आपको पहले पार्लियामेंट के अंदर पूरा एक बिल पास करना, बिल लाना होगा, आपको पूरी संवैधानिक प्रक्रियाओं को चेंज करना होगा, मतलब बहुत ज्यादा काम होगा। फिर चूंकि बहुत जगह इंडिया और इंडियन यूज किया गया है, कई सरकारी कागजों में, कई सरकारी ऑफिसेज में, कई सरकारी संस्थाओं का नाम इंडिया और इंडियन के नाम से है, तो ऐसे में ये सब करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत सरकार को करनी होगी। तमाम जो है इसके लिए तैयारियां करनी होगी, संविधान की पूरी प्रस्तावना में बदलाव होगा, तो ये बहुत आसान नहीं है। हालांकि इससे पहले कोर्ट ने केंद्र सरकार से इसको लेकर के जवाब तलब किया था। अभी केंद्र सरकार की तरफ से क्या जवाब आता है वो देखने वाली बात रहेगी, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। इसके लिए बाकायदा आपको पार्लियामेंट में एक स्पेशल बिल लाना होगा, उसमें आपको दर्शाना होगा, फिर आप किन किन जगहों का नाम बदलेंगे, तो बहुत ज्यादा दिक्कतें सरकार के सामने रहेंगी, चुनौतियां रहेंगी, और ये इतना आसान नहीं होगा। आज हाईकोर्ट की तरफ से क्या आदेश आता है उसका थोड़ा इंतजार अभी हमें करना होगा। ताबिश, यहाँ पर एक सवाल ये भी आ रहा है कि जिस तरीके से हम बात करते हैं, चाहे हमने नोटबंदी की बात की हो या फिर आधार कार्ड की, एक सवाल दिमाग में आ रहा है, जब उन्हें चेंज किया गया था, आधार कार्ड बनाना था या फिर नोटबंदी के टाइम नोट चेंज करवाने थे, तो किस तरीके से हल्ला देश में देखने को मिला था वो सभी ने देखा था। अब यहाँ पर देश का नाम ही बदलने की बात आती है। सबसे पहले जिस तरीके से फॉरेन में इंडिया नाम से हमारा देश जाना जाता है, क्या बाहर की ये चीजों को ठीक करना, एक्सेप्टेंस उनके लिए ये इतनी इजीली हो पाएगी? दूसरी बात, अगर ऐसा होता है तो किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिलेगी, क्योंकि हर एक डॉक्यूमेंट में इंडिया शामिल है। देखिए रूपाली, बिल्कुल सही कहा आपने, इतना आसान नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि देश भर के अंदर हमारी एम्बेसीज हैं जहां पर इंडिया के नाम से ही उनकी पहचान बनाई गई है। इंडियन रेलवे, इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन बैंक्स, ये तमाम जो चीजें हैं, इंडियन फ्लाइट्स, एयर इंडिया, बहुत तमाम चीजें हैं जो विदेशों को सीधा कनेक्ट करती हैं, तो उन सबको बदलना, उन सब में चेंजेस करना ये इतना आसान नहीं होगा। इसकी वजह ये भी है क्योंकि आपको तमाम मुल्कों को अपने गजट नोटिफिकेशन भेजना होगा कि अब आप हमें भारतवर्ष, भारत या हिंदुस्तान के नाम से जानेंगे, तो ये तमाम चीजें इतनी आसान नहीं होंगी। बहुत बड़ा एक स्टेप सरकार को लेना होगा, तब जाकर के नाम परिवर्तित किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल चूंकि मामला हाई कोर्ट में भी है, सुप्रीम कोर्ट में भी है, संसद के पटल पर भी आया है, इसलिए सरकार की तरफ से अभी तक कोई स्टेप इस पर नहीं लिया गया है, तो देखना होगा कि सरकार क्या जवाब देती है अभी इस पर। ठीक है ताबिश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो ताबिश कमाल यहाँ पर अपडेट कर रहे थे किस तरीके से अब इंडिया का
नाम जो है वो चेंज करने की बात की जा रही है। इसी बीच आगे बढ़ जाएंगे जहां पर की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और एटीएस द्वारा बड़ी छापेमार कार्रवाई की गई है। उत्तर प्रदेश से ये बड़ी खबर जहां पर कि मेरठ की खिवाई कस्बे में ये बड़ी छापेमारी की गई है और छापेमारी के दौरान एक नाबालिग से भी पूछताछ जारी है। बिल्कुल, आपको बता दें 4 महीने पहले भी एटीएस ने पूछताछ की थी। नाबालिग पर पाकिस्तानी सोशल मीडिया ग्रुप पर एक्टिविटी का आरोप लगाया गया था और कल देर शाम घंटों ये पूछताछ चली है और इसके बाद ही टीम वापस लौटी है। थाना सरूपुर क्षेत्र के खिवाई कस्बे का ये पूरा मामला है जहां पर एनआईए और एटीएस की टीम की ये बड़ी छापेमारी फिलहाल देखी गई है। जहां पर मेरठ के खिवाई कस्बे में ये छापेमारी की गई, कई सवाल जवाब किए गए और इससे पहले भी ये देखने को मिला है कि छापेमारी जो है वो हुई थी। आरोप जो है ये है कि नाबालिग जो है वो पाकिस्तानी सोशल मीडिया ग्रुप पर एक्टिव है और एक्टिविटी कहीं ना कहीं नजर आ रही है जो सीधे सीधे कहीं ना कहीं एक एंटी नेशनल एक्टिविटी। तो बिल्कुल आपको बता दें कि एनआईए ने ये बड़ी छापेमार कार्रवाई की है। खिवाई ये थाना क्षेत्र है जहां पर की ये कार्रवाई हुई है और एक ऐसे व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है जो कि सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा एक्टिव था और एंटी नेशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व बताया जा रहा है। मेरठ से हमारे संवाददाता विभू गुप्ता ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे जानेंगे कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या था। विभू, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पूरा मामला समझाने की कोशिश कीजिएगा कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या था और अब कार्रवाई किस तरीके से एनआईए और एटीएस ने की है। देखिए रूपाली, बीते अक्टूबर 2024 में एनआईए और एटीएस की टीम ने थाना सरूपुर क्षेत्र के खिवाई क्षेत्र में छापेमार कार्रवाई की थी और ये सूचना मिली थी कि कुछ बच्चे हैं या कुछ बड़े युवक हैं जिनकी जो पाकिस्तान के ग्रुप्स से जुड़े हुए हैं और हिंदुस्तान के संबंधित वो खुफिया जानकारी उनको मुहैया करा रहे हैं। इसी के चलते एटीएस और एनआईए की टीम ने यहाँ पे छापामार कार्रवाई की थी और 2 बालिग और एक नाबालिग युवक को हिरासत में लेकर थाना सरूपुर में उनसे पूछताछ कई घंटे तक की थी, जिसके बाद अब दोबारा कल एनआईए और एटीएस की टीम वापस उसी क्षेत्र में पहुंची। युवक था जिसकी संलिप्तता पाई गई थी और कहा गया था कि ये व्हाट्सएप ग्रुप पाकिस्तान के जो हैं उनसे जुड़ा है और यहाँ की जानकारियां उन्हें मुहैया करा रहा है। इसी सूचना के तहत एनआईए और एटीएस की टीम ने उससे वापस पूछताछ की हिरासत में लेकर और मेरठ की जो पुलिस टीम थी उसको इस पूरी कार्रवाई से दूर रखा गया था। करीब 5 घंटे की पूछताछ के बाद दोनों टीमें वापस लौट गई और ये जानकारी अभी नहीं मिल पाई है कि क्या जानकारी उस नाबालिग युवक से जुटाई गई है जो अक्टूबर में बालिग युवक हाफिज जो मस्जिद में कार्य करता था, उससे भी उन्होंने पूछताछ की थी। पुनः उससे जानकारी जुटाने के लिए उसको हिरासत में लेने की कोशिश टीम के द्वारा की गई थी, लेकिन काफी तलाशबीन करने के बाद भी हाफिज अपने उचित स्थान पे टीम को नहीं मिला था। क्योंकि इससे पहले भी कई ऐसे लोग जिन पर छापेमारी की गई उनका देखने को मिला कि पाकिस्तान की ईमेल आईडी उनके पास थी, पाकिस्तान से जुड़े व्हाट्सएप ग्रुप्स में वो शामिल थे। ये कितना बड़ा खतरा है देश के लिए भी और यूपी के लिए भी, जहां पर ये नेटवर्क एक छोटा नेटवर्क नहीं होगा। व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना, ईमेल्स होना एक बड़ा सवाल खड़ा करती है सुरक्षा के हवाले से। देखिए लगातार हम देखते हैं कि 15 अगस्त को 26 जनवरी हुए तमाम ऐसे पर्व होते हैं जब पाकिस्तानी संगठनों की तरफ से धमकी भरे ईमेल या व्हाट्सएप पर मैसेज आते हैं। कहीं ना कहीं इसी तरह के व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं जो यहाँ के लोग जिनसे जुड़े होते हैं। ये 3 युवक थे जो जिनके मोबाइल नंबर में व्हाट्सएप ग्रुप हमने देखे थे कि पाकिस्तान से वो लगातार बातचीत कर रहे थे। लंबी बातचीत उनकी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हो रही थी। इसी की सूचना के तहत एनआईए और एटीएस की टीम में छापा मारा था। काफी छानबीन के बाद दोबारा 4 महीने के बाद ये दोनों टीम यहाँ पहुंची थी और 5 घंटे तक उस युवक से, नाबालिग युवक से पूछताछ करती रही। और जो एक युवक था जो मस्जिद में कार्य करता था, हाफिज, उसको भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन वो मौके पर नहीं मिला। इसके बाद हालांकि जो मेरठ की लोकल इंटेलिजेंस यूनिट थी है, जो थाना पुलिस की, उसको इस पूरी कार्रवाई से दूर रखने का सबसे बड़ा ये था कि वो कहीं ना कहीं विभू, यहाँ पर सवाल ये भी उठ रहा है कि जिस तरीके से ये लोग व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हैं, ईमेल को लेकर अगर बात की जाए तो फिलहाल यहाँ सवाल ये भी है कि एक बड़ी साजिश जो कि राम मंदिर को लेकर भी की जा रही थी, जिसके बाद लगातार एटीएस हो या एनआईए हो छापेमारी कर रही है उत्तर प्रदेश में। ये कितना बड़ा खतरा है, क्योंकि राम मंदिर की अगर बात की जाए तो एक बड़ा तीर्थ स्थल है और वहां पर ग्रेनेड लेने भी एक युवक पहुंचा था। कितने बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं।
देखिए बिल्कुल अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद से लगातार धमकी भरे ईमेल या व्हाट्सएप पर मैसेज लगातार शासन और सरकार को प्राप्त होते रहते हैं। इसी के तर्ज पे अब लगातार हम देखते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप अगर मेरठ के किसी कस्बे में अगर कोई छुप कर रह रहा है या कोई बड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए अगर कोई रचना रच रहा है, इसीलिए जो एटीएस की टीम थी वो जो नाबालिग युवक है जिसे 4 महीने पहले हिरासत में लिया था उसके ऊपर लगातार बिल्कुल निगाहबानी विभू, अब रखी हुई देखने वाली थी। बात ये कहा होगी कि जा किस रहा है कि तरीके पूरा से ये पाकिस्तान पूरी के कार्रवाई को WhatsApp अंजाम ग्रुप दिया से जाएगा, संपर्क क्योंकि ये आया था और पहली बार नहीं